जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है आयुष मनादुली और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर पीआईक्यू। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पीआईक्यू सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है एज़ फार एज योर एसएसबी इज़ कंसर्न। तो पीआईक्यू प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। आपसे जो भी क्वेश्चनिंग की जाती है, आपके सामने जो भी सिचुएशंस रखी जाती हैं, एज़ पर योर पीआईक्यू फॉर्म जो भी आपने फिल करा है उसके बेसिस पे रखी जाती हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि पीआईक्यू प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल हेयर। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे करके पीआईक्यू फॉर्म को भरना है। मैंने आपको सैम्पल दे के बताया था। मैंने अपने पीआईक्यू फॉर्म को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके फिल करके दिखाया था कि कैसे आप फॉर्म भरें, और मैंने आपको कुछ छोटी मोटी टिप्स दी थी। पर आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं बताऊंगा कि हाउ वेल यू कैन प्रोजेक्ट योर क्वालिटीज़ इन द पीआईक्यू, और किस तरह से आप भरें ताकि आपके दिमाग में रहे कि येस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, और उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, कैसे कैसे करके आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। दैट ऑल द थिंग्स आई विल बी टेलिंग यू इन ग्रेट डिटेल। आज बेसिकली मैं आपको इंट्रिकेसीज बताऊंगा ऑफ द पीआईक्यू फॉर्म, और किस पोर्शन से अगर आप क्या भरेंगे तो किस तरह से आपकी क्वालिटी नज़र आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो ये जैसे कि आपको याद होगा, मैंने आपको पूरा पीआईक्यू फॉर्म दिखाया था पिछली बार, फिर उसको 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करा था। आज भी हम उसी रूटीन को फॉलो करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किसका क्या मतलब है, और तो फिर आप देख लीजिए कि क्या क्या मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग। तो जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, ये रेटिंग 1 से लेके 5 तक के बीच में हो सकती है। अब आपकी रेटिंग, सपोज यू आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स, तो इट कैन बी 1 और 5, ठीक है, दैट इज़ समवट कॉन्फिडेंशियल। पर अगर आपकी स्कोरिंग बेस्ट है तो यू आर एक्सपेक्टेड टू बी अ बेटर कैंडिडेट फॉर देम, ठीक है, योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इज मच मोर बेटर। तो सिमिलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम यू, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर कोई बंदा है, ही इज़ कम्प्लीटेड इज 12th, ठीक है, और उससे उस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इफ़ ए पर्सन हु इज़ अ ग्रेजुएट, ठीक है, उससे उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दिस इज़ यू हैव टू कीप इन योर माइंड। OIR में जितना बेटर आप परफॉर्म कर सकते हैं उतना ही बेटर आपको SSB में परफॉर्म करना पड़ेगा। तो एवरीथिंग इज़ क्वाइट कोरिलेटेड, ठीक है। अब ये ऑब्वियस डिटेल्स हैं जो आप देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट पार्ट है, दीज आर द ऑब्वियस डिटेल सिलेक्शन बोर्ड। इसमें आपका कुछ ज़्यादा हाथ नहीं है। बैच नंबर, चेस्ट नंबर, दीज ऑल द थिंग्स डिपेंड ऑन योर लक। मतलब आपको जो भी मिलता है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस डज नॉट प्ले मच वेरी बिग रोल एज फार एज सिलेक्शन इज़ कंसर्न, ठीक है। फिर यहाँ पे नेम इन कैपिटल, ठीक है, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, सब हर किसी का नाम है, ठीक है। तो यू हैव टू फिल योर फॉर्म एज पर दैट। आप अपना नाम भरेंगे एज पर योर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। नाउ द मेन क्वेश्चन स्टार्ट्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपसे आपकी डिटेल्स पूछी जानी शुरू हो गई हैं। योर फादर्स नेम, ठीक है, यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बट आपके फादर का नाम। आपको सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये बताना चाहूँगा, जब आपका नाम पूछा जाता है, सपोज योर नेम इज़ अजय, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका नाम का मतलब क्या है। उसी तरह से आपको अपनी फादर, अपने अदर फैमिली मेम्बर्स, मदर या फिर अदर फैमिली मेम्बर जो भी हैं आपके घर में, उन सब के नाम का मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ देयर नेम, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए हु पुट योर नेम, आपका नाम किसने रखा था, ठीक है, वो सब आपको पता होना चाहिए। द रीज़न दैट कि आप कितने इंट्रीगिंग, कितनी अंदर आपके अंदर कितनी इंट्रीगिंग कैपेसिटी है, वही जो मैंने आपको बताया था रीजनिंग एबिलिटी, आप कितने क्वेश्चन करते हैं अपने आप से, ठीक है। तो ये इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप देखेंगे सीरियल नंबर 4 में प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज किसी ने बोला कि ही इज़ बीन लिविंग इन देहरादून फॉर पास 12 ईयर्स, ठीक है, हो सकता है कोई देहरादून का वासी है तो ही कैन लिव फॉर 10, 12, 13 ईयर्स, कभी भी रह सकता है, क्या पता पूरी लाइफ टाइम, पूरे 17, 18, 20 साल तक वो वहीं रहा, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पे अब आपको समझने, यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। अगर कोई लड़का देहरादून में रहता है या फिर कोई भी कैंडिडेट देहरादून में रहता है, तो उसको देहरादून के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। गो एंड सर्च नेट अबाउट देहरादून, वहाँ की क्या स्पेशलिटीज़ हैं, वहाँ एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है,
वहाँ पे कौन कौन सी एग्रीकल्चर होता है, और वहाँ पे जो लोग हैं वो किस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। जैसे अगर सपोज देहरादून की मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ओवर देयर। तो यही सब आपको अपने दिमाग में रखना है कि देहरादून की क्या खासियत है, वहाँ के जो अच्छे स्कूल्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस की क्या क्या चीज़ें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं देहरादून की बात करूँ या फिर कोई भी जो भी आपका प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस है, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स हैं या फिर मिलिट्री कनेक्शन जो भी उस प्लेस का है, जैसे देहरादून में बहुत सारे मिलिट्री ऑप्शंस है। जैसे कि देहरादून में की अकेले मैं बात करूँ तो देयर आर 3 कैंटोनमेंट बोर्ड है वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक मिलिट्री कनेक्शन हो गया। दूसरा RIMC इज़ ऑल्सो देयर, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडियन मिलिट्री अकेडमी इज़ ऑल्सो देयर। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एक एसेसर आपसे पूछ सकता है कि ओके यू आर फ्रॉम देहरादून, तो आप मुझे बताइए कि वहाँ पे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। तो यू हैव टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स, और आपको अपने दिमाग में रखनी है। पॉपुलेशन से एक चीज़ और पता चलती है कि कितने डाइवर्स कल्चर में ये रहा है। सपोज़ अगर कोई बंदा है वो एक छोटे इलाके में, सपोज़ मैं एग्जांपल लूँ, एक छोटा सा शहर है पौड़ी इन उत्तराखंड, ठीक है। अब यहाँ पे पौड़ी में पॉपुलेशन इज़ अराउंड 25,000 पीपल, ठीक है। केवल 25,000 की पॉपुलेशन है पौड़ी गढ़वाल में। तो पौड़ी में कोई रहने वाला को उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नोएडा की, कोई इंसान अगर नोएडा में रहता है तो वहाँ पॉपुलेशन है अराउंड 7 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि कोई बंदा अगर नोएडा में रह रहा है तो ही इज़ इनटू मच डाइवर्स कल्चर। पौड़ी में रहने वाला बंदा है जो, उसको केवल इतना एक्सपोजर नहीं मिला है, तो उस हिसाब से आपकी क्वेश्चनिंग में भी चेंजेस आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। उसी तरह आपका जो प्रेजेंट रेजिडेंस है, सपोज आप यू हैव बीन लिविंग देयर फॉर जस्ट 2 years, या फिर 1 साल या फिर 6 महीने ही रहे हो, पर आपको पता होना चाहिए कि कौन वहाँ पे अभी फ़िलहाल मतलब कैसा वहाँ पे माहौल है, किस तरह के लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ पे मिलिट्री कनेक्शन कुछ है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। मतलब एवरीथिंग जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करा था, ये सब का सब आपको अपने प्रेजेंट रेजिडेंस और परमानेंट रेजिडेंस के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इनसे क्या होता है, इनसे पता चलता है कि यार योर इंट्रीगिंग कैपेबिलिटी इज़ वेरी गुड। मतलब आप चीज़ों को परखते हैं, आप देखते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स आर वेरी गुड। तो ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। और हाँ, यहाँ पे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और चीज़ है, मैं आपको इंटरव्यू वाला सेगमेंट होगा वहाँ पे भी बताऊँगा ये सब चीज़ें। पर यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखनी है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ आप रुके हैं वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, पानी की प्रॉब्लम, रोड की प्रॉब्लम, ट्रैफिक की प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकती है। एंड हाउ टू टैकल दोज, सोल्यूशंस क्या हैं उसके, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स को जो टैकल करने के लिए सोल्यूशन करे जा सकते हैं, व्हाट आर दो सोल्यूशंस एज पर यू, आपने एनालाइज करा हो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं जो भी आपको, ठीक है। तो ये हुआ आपका एज फार एज योर प्लेस इज कंसर्न। तो सपोज एक पर्सन, इफ ए पर्सन हैज़ लिव्ड इन देहरादून फॉर मोर देन 10-12 years, ठीक है, तो मैक्सिमम रेजिडेंस देहरादून होगी, तो उसके बारे में उसको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रेजेंट एड्रेस, इफ हिज प्रेजेंट एड्रेस इज समवट यू कैन से दिल्ली और दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली में उसको पता होना चाहिए। यही सब सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए कि कहाँ पे क्या है एवरीथिंग। अगर उसका परमानेंट एड्रेस भी यहीं पे है दिल्ली में, देन इट्स ओके। पर अगर उसका परमानेंट एड्रेस कहीं और है, लेट्स फॉर से उसका परमानेंट रेजिडेंस है आगरा में, तो उसको आगरा के बारे में भी सब कुछ पता होना चाहिए। तो इसके बाद अगर हम 5th सीरियल नंबर को देखें, तो 5th सीरियल नंबर में आपका यहाँ पे रिलीजन जो है, सपोज हिंदुइज्म है, तो यू शुड बी नोइंग डिफरेंस बिटवीन हिंदुइज्म एंड सनातन धर्म, ठीक है। देयर इज़ अ वेरी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ऑब्जर्व करनी है। तो जैसे अगर मैं रिलीजन की बात करूँ तो हिंदुइज्म इज़ द रिलीजन, हिंदूज आर द पीपल हु फॉलो हिंदुइज्म, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप यू बिलोंग टू सम SC कैटेगरी या फिर यू बिलोंग टू ST कैटेगरी, और फॉर से यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, तो उनमें भी आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सेगमेंट है वो कहाँ पे स्टैंड करता है, उसकी हिस्टोरिकल स्टोरी क्या रही है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर ऑफ वट यू आर, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर किसी एथनिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो उसका हिस्टोरिकल क्या सिग्निफिकेंस रहा है,
या फिर कभी पास्ट में जो कोई भी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी हो, या फिर कभी कोई भी अचीवमेंट उनकी हो, तो वह सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मदर टंग, सपोज यू आर फ्रॉम, लेट से यू आर, अगर मैं देहरादून की बात करूँ तो वहाँ पे गढ़वाली इन्फ्लुएंस है, तो सपोज योर मदर टंग इज़ गढ़वाली, ठीक है। तो यू शुड बी नोइंग दिस थिंग। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक हिंदी इन इंडिया, ठीक है, हिंदी ज़्यादातर लोगों की मदर टंग होती है, पर सपोज यू आर राइटिंग हेयर गढ़वाली, तो यू शुड बी नोइंग लॉट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अबाउट गढ़वाली, और साइमल्टेनियसली आपको पता होना चाहिए कि आपकी, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर गढ़वाली आता है नाम तो बहुत लोगों के दिमाग में आता है गढ़वाल रेजिमेंट, ठीक है। इसी तरह अगर कुमाऊं नाम आता है तो वहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कुमाऊं रेजिमेंट। तो ये सब चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। कभी नॉट ओनली फॉर एसएसबी, कभी आपको कोई आपका दोस्त भी पूछ सकता है यार वो गढ़वाल रेजिमेंट क्या है, तो यू शुड बी इन ए पोजिशन टू आंसर दीज क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे ये रही बात आपकी जगह की। अगर आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूं, सपोज आपने लिखा है यहाँ पे यू आर फ्रॉम देहरादून उत्तराखंड, तो उसी तरह से आपको सॉल्व करना है अपना, उसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कैसे कैसे करके आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये तो बात रही हमारे पार्ट फर्स्ट की। अगर हम आगे बढ़ें तो अब यहाँ पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर योर पेरेंट्स अलाइव, ठीक है। इफ़ दे आर अलाइव तब तो कोई बात नहीं, पर अगर कई केसेस में ऐसा भी होता है कि ये वाला मतलब अगर उनके पेरेंट्स अलाइव नहीं है तो उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि हाउ डिड यू मैनेज, ठीक है, कि आपने कैसे मैनेज करा। ये इंटरव्यू की मैं बात बता रहा हूँ कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब ये हादसा हुआ तो आपने कैसे मैनेज करा, उसका आप हमें विवरण दीजिए, मतलब उसका आप हमें बताइए डिटेल में कि आपने कैसे कैसे मैनेज करा, अपनी फैमिली को कैसे आपने संभाला, और व्हाट वर योर रिएक्शन, ठीक है, एंड व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट, ठीक है। तो मतलब कोई भी एक ऑफिसर, एक पोटेंट ऑफिसर शुड नॉट बी रिग्रेटफुल अबाउट एनीथिंग। एक दुख सबको होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है तो दुख होता है सबको, बट यू नीड टू पुल योर सेल्फ बैक और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी आपके कंधों पे आपके देश की जिम्मेदारी है, सो यू आर गोइंग टू बिकम ए वॉल ऑफ आवर कंट्री। तो ये आपको समझने वाली बात है, ठीक है। आपको कभी भी हार्ट को कभी भी अपने दिल को छोटा नहीं करना है, यू हैव टू प्रोग्रेस फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सीरियल नंबर 6 के अंदर आती है वो आती है फैमिली डिटेल्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे एजुकेशन की बात करें, सपोज अगर मैं बात करूँ, सपोज अगर किसी के फादर हैं M.Com, ठीक है, ही हैज़ रिटन M.Com, तो ही शुड बी नोइंग कि किस M.Com के में क्या होता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे फिर वही ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, इंट्रीगिंग क्वालिटीज़। अभी कोई एक कैंडिडेट है, ही माइट बी आस्किंग हिज डैड दैट व्हाट डिड यू डू फादर, मतलब पापा आपने क्या करा, तो वो उसने सब कुछ रिकॉर्ड करा होगा, उसने पूछा होगा कि पापा अच्छा आपकी सैलरी कितनी है, आपके व्यवसाय क्या है, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, सब कुछ उसको डिटेल में पता होना चाहिए। उसके सपोज मैं बोलूँ कि M.Com और इसके पापा हैं बैंकर, ठीक है, तो ही शुड बी नोइंग व्हाट ऑल थिंग्स हिज फादर डू, उसके पापा करते क्या क्या हैं, बैंकिंग में भी हैं, तो इफ़ ही इज़ अ क्लर्क और इफ़ ही इज़ अ मैनेजर ओवर देयर, सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क दैट ही डज इन ए रेगुलर बेसिस, मतलब नॉर्मली वो क्या क्या काम करते हैं। ऊपर से फिर जो इनकी मासिक इनकम है, सपोज इट इज़ 50,000 रुपीज़, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, अगर 50,000 है तो आप इसमें से कितना पॉकेट मनी लेते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं लेते हैं तो फैमिली की जो इनकम है उसको आप कैसे स्पेंड करते हैं, सेविंग्स कैसे करते हैं, और मतलब इस तरह की मतलब आपका जो बजट है वो किस तरह से मेंटेन्ड होता है। सपोज यहाँ पे आप बात करें, सपोज मम्मी है MA, ठीक है, एंड शी इज़ अ हाउस वाइफ, फॉर से शी इज़ ए हाउस वाइफ या फिर होम मेकर, तो आप अपनी मम्मी या पापा के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, कितना वो कमा लेती हैं, अगर वो कमाती नहीं है तो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट, आप क्या चाहते हो, अगर आप कभी आपको चेंज करना हो अपनी मम्मी के ऊपर या फिर अपने पापा के प्रोफेशन के ऊपर, तो आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इन सब का क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि हाउ सेटिस्फाइड यू आर विद योर फैमिली। कभी अगर आपको मदद करनी होती है तो हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम्स, ये सब आपको अपने दिमाग में रखना है, और इन सब को आपको डिटेल में अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से पूछना है। सपोज आपका एल्डर ब्रदर है तो आपने यहाँ पे टिक मारा, इसको काटा, आपने अपने एल्डर ब्रदर की डिटेल्स लिखी, सपोज ही इज़ अ B.Tech फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग,
ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इफ़ योर रिलेशंस आर साउंड विद अ ब्रदर, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में व्हाट आर द ट्रेंड्स, और वो जो काम करता है, अगर इफ़ ही इज़ अ इंजीनियर, अगर वो इंजीनियर है तो वो किस चीज़ पे काम करता है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो हाउ डज ही वर्क, और किस कंपनी के साथ काम करता है, कितना उसका पैकेज है, कितना उसका खर्चा होता है, हाउ डिड यू यूटिलाइज हिज वीकेंड्स, कहाँ कहाँ घूमने जाता है, कैसे कैसे अपने दोस्त, उनका दोस्तों का सर्कल कैसा है, व्हाट आर हिज क्वालिटीज़, और वो कैसे आपको हेल्प करता है। ठीक है। उसी तरह अगर आपका यंगर ब्रदर या फिर यंगर सिस्टर है, सपोज आपकी यंगर सिस्टर है, तो हाउ डू यू यूटिलाइज योर मनी टू हेल्प हर। ठीक है। आप कैसे करके उसको आप फ्यूचर में कैसे गाइडेंस देते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सपोज यू आर सजेस्टिंग हर टू डू बीटेक कोर्स। ठीक है। सो वाई, क्या सोच के आपने उसको सजेस्ट करा कि यू शुड गो फॉर द बीटेक कोर्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, क्या वो डिसाइड करे, मतलब आप क्या चाहते हैं कि वो क्या करे और क्यों। ठीक है। सपोज मैं अगर एग्जांपल बताऊं, इफ़ माय सिस्टर आई एम सजेस्टिंग हर टू गो फॉर बीटेक, आफ्टर दैट गो फॉर द एमबीए कोर्स, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर हर, बिकॉज आई थिंक शी हैज़ गॉट अ वेरी गुड एचआर स्किल्स। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कुछ भी चीज़ें करने से पहले। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 7th पॉइंट में हम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एजुकेशनल रिकॉर्ड। एजुकेशनल रिकॉर्ड आपका पूछा जाएगा एज फार एज योर GTO इज़ कंसर्न, एज फार एज योर इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज़ कंसर्न, और साइकोलॉजिस्ट तो मतलब आपका जो ये PIQ फॉर्म से ही आपको मतलब फिगर आउट कर लेगा कि व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशनल रिकॉर्ड इज, बिकॉज यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भरनी होती है, कितना आपका मार्क्स है, किस स्कूल से आपने पढ़ा हुआ है, कब के आप पास आउट हैं, किस बोर्ड से आपने पढ़ा हुआ है, सपोज यू आर ICC और CBSE, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है आपका, अगर वो इंग्लिश है या हिंदी है, तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। और हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, क्योंकि यहाँ पे आप भरेंगे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे एजुकेशनल की। सपोज यू आर फ्रॉम कॉन्वेंट स्कूल, आपने एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई करी है। कॉन्वेंट स्कूल के आप हैं, इट इज़ अ ICSE स्कूल, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट योर इंग्लिश इज़ गुड। ठीक है। माना जाता है, जनरली ये माना जाता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, एंड यू आर अ पास आउट ऑफ 2012 बैच। ठीक है। आप 2012 के पास आउट हैं। ठीक है। 10th क्लास में आपकी इंग्लिश में अच्छा स्कोर है और डिस्टिंक्शन यू हैव गॉट इन 5 सब्जेक्ट, दैट मीन्स यू हैव फेयर्ड क्वाइट वेल इन योर एकेडमिक्स। अब वही आके यू हैव शिफ्टेड टू अनदर स्कूल विच इज़ अ पब्लिक स्कूल, लेट अस से इट इज़ अ DPS। ठीक है। इट इज़ अ CBSE स्कूल, और 2014 में आप पास आउट वहाँ से हुए, और अगेन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वॉज इंग्लिश। यहाँ पे आपका जो डिस्टिंक्शन लेवल है, इट इज़ जस्ट 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है। दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू कोप अप वेल। ठीक है। आपने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करा, यू ट्राइड टू परफॉर्म बट इट वॉज नॉट दैट गुड। ठीक है। यहाँ पे आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोर्डिंग और डे स्कॉलर। सपोज यू आर इन ए बोर्डिंग बैकग्राउंड, ठीक है, आप बोर्डिंग से हैं, बोर्डिंग स्कूल से हैं, तो दैट मीन्स यू हैव बीन इनटू अ क्राउड, आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपने कुछ नया डिसिप्लिन सीखा होगा। बोर्डिंग स्कूल में बहुत डिसिप्लिन के ऊपर काफ़ी फोकस रहता है, तो उससे आपकी एक पर्सनैलिटी बन के आएगी कि यू आर ए वेरी गुड सोशल पर्सन। ठीक है। अगर आप डे स्कॉलर हैं, नो प्रॉब्लम, देन ही विल बी मच मोर फोकस्ड ऑन योर हाउ यू स्पेंड योर टाइम ड्यूरिंग ट्यूशन क्लासेज, और फॉर से अपनी सोसाइटी में आपने कितने फ्रेंड्स बनाए, इस टाइप का आपका वो देखना चाहेगा। उसी तरह से आपने ग्रेजुएशन में बोला, सपोज यू आर फ्रॉम NIT, ठीक है, सपोज आप किसी NIT से पढ़े हुए, तो दैट मीन्स यू हैव फेयर्ड वेल इन योर एजुकेशन। ठीक है। यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी लिखी, AICTE जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। आपने ये 2014 से स्टार्ट करा, नाउ यू आर इन योर फाइनल ईयर में आप पास आउट होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। ठीक है। और ऑलरेडी यू आर प्लेस्ड इन 5 कंपनीज। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके दिमाग में रहेंगी कि हाँ यार, यू हैव परफॉर्म्ड वेल, तो इससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा ऑन द एसेसर हु इज़ असेसिंग यू। ठीक है। बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत कम लोग होते हैं, पर आपका जैसे भी पोस्ट ग्रेजुएशन का हिसाब है वो सब आप यहाँ पे उस हिसाब से भर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको
पता रखना है कि आपने स्कूल में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, उनके बारे में आप डिटेल में पता करिए। आपका सपोज स्कूल चेंज हुआ है तो क्यों चेंज हुआ है उसके बारे में आपको रीज़न बताना होगा कि वाई वर यू नॉट एबल टू कोप अप इन योर बोर्डिंग स्कूल, की बोर्डिंग स्कूल क्यों छोड़ के आप डे स्कॉलर बन गए। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो PIQ फॉर्म में आपको वो सबको ध्यान में रखते हुए भरना है। फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सपोज यू हैव गॉट अ फर्स्ट डिवीजन और यहाँ पे आपने स्कोर करा 85%। 12 में आकर आपका फर्स्ट डिवीजन मेंटेन्ड है, बट यहाँ पे यू आर एबल टू स्कोर जस्ट 70% मार्क्स, तो देयर इज़ अ फॉल ऑफ 15% मार्क्स इन योर एकेडमिक्स। तो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दैट, आपको इस चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए। इट कैन बी एनीथिंग, यू टुक पार्ट इन लॉट ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेट करा, दैट्स वाई योर स्कोर हैज़ फॉलन डाउन, दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन्स, ठीक है। पर ऐसा भी हो सकता है कि यू आर नॉट एबल टू पे अटेंशन ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्रंच, तो आपको पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी थी। इट कैन हैपन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रहती हैं लाइफ में। तो उस चीज़ का आपको रिग्रेट नहीं करना है, पर आपको ये बताना है कि वट यू हैव अचीव्ड आउट ऑफ इट। अगर आपने बोला कि यू हैव डन द पार्ट टाइम जॉब, तो दैट इज़ अनदर एक्सपीरियंस। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो गोल्डन टिप्स मैंने आपको दिए थे, हर चीज़ का अपना एक्सपीरियंस शेयर होता है। इवन इफ़ यू हैव डन अ पार्ट टाइम जॉब, ठीक है, उसका अपना एक्सपीरियंस शेयर होता है, तो दैट एक्सपीरियंस यू कैन टेल ओवर देयर। यहाँ पे अगर वो पूछता है कि वाई देयर वॉज अ ड्रॉप, तो यू कैन टेल दैट I was working part time in this company and I acquired a lot of knowledge over there, so although my percentage was not that good at that point of time, but this thing has enhanced my experience in a very better way। तो यहाँ पे आप बाजी मार जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सेकंड पार्ट भरना था, और जो मैंने टिप्स आपको दी वो आपको दिमाग में रखना। यहाँ पे आता है एज, ये तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये तो आपको पता ही है। हाइट से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, कि वेट से फ़र्क पड़ता है। सपोज योर हाइट इज़ 170 मीटर, ठीक है, मीटर में पूछा है तो 1.70 मीटर, ठीक है। और तो आपका वेट होना चाहिए अराउंड 65 kgs, ठीक है, पर यहाँ पे आपका है 75 kgs, ठीक है। तो यू आर 10 kg ओवर वेट। तो इससे पता चलता है कि यार यू वॉन्ट टू जॉइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, बट यू हैवंट वर्कड हार्ड फॉर दैट, ठीक है। हाँ, पर यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, सपोज यू आर ऑलरेडी योर वेट वॉज 90 kg, ठीक है, नाउ यू हैव रिड्यूस्ड इट टू 75 kgs, तो यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, आपने 15 किलो का वेट कम करा है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको प्रोजेक्ट करनी है। सपोज आपका पहले 90 kgs वेट था, अब आपने 75 kg, तो बताइए अपने एसेसर को, इफ़ ही इज़ आस्किंग दैट योर वेट इज, यू आर ओवर वेट, ठीक है, you say that sir earlier I was 90 kgs, now right now I am 75 kg and I am working ahead for that। तो पर वो फिर उसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि अगले क्वेश्चंस आएंगे कि हाउ मच डू यू रन, कितना आपकी स्पीड है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस है। आपको इंटरव्यू का जो सेगमेंट होगा वहाँ पे मैं बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे प्रोब किया जाता है, ठीक है। अगर मैं अगला सीरियल नंबर देखूँ तो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज आई से दैट आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, और मेरी मंथली सैलरी है अराउंड 50,000 रुपीज़, फॉर से आई हैव रिटन दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि ओके यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आपकी 50,000 सैलरी है, तो व्हाट ऑल वर्क डू यू डू, आप क्या क्या काम करते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जो जो एक्सपेक्ट किया जाता है, दैट इज़ ऑल व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, और इसी हिसाब से आपको जज करा जाएगा इन योर साइकोलॉजी टेस्ट, जिसमें व्हेन यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इट इज़ एक्सपेक्टेड इन मोस्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सेज योर थिंकिंग माइट बी लाइक अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये सब आपको अपने दिमाग में रखना है कि इफ़ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाउ यू टैकल योर एवरीडे सोल्यूशन, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि योर टेक्निकल पार्ट इज समवट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, योर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बट यू कैन वर्क ऑन दैट, ठीक है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। अगला जो पार्ट है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा कि अपनी जॉब के बारे में पूरी डिटेल में नॉलेज रखिए। सपोज यू आर वर्किंग ऑन एन प्रोजेक्ट विच इज़ रिलेटेड टू IoT, जस्ट नो एवरीथिंग अबाउट IoT। नेट में जाइए, सर्च करिए IoT क्या होता है। इफ़ यू आर फ्रॉम, अगर आप कंपनी, सपोज यू आर इन ए कंपनी कॉल्ड एक्सिस सिस्टम्स, सो यू शुड बी नोइंग एवरीथिंग अबाउट एक्सिस सिस्टम। गो ऑन द नेट, वेबसाइट चेक करिए, अपने मैनेजर से पूछिए व्हाट इज़ कंपनी ऑल अबाउट। आपको पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर क्या है, कैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं कंपनी के पास, और कैसे कैसे करके काम होता है, व्हाट इज़ द लैडर ऑफ, मतलब कैसे आगे आगे काम बढ़ता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 10th वाले पॉइंट में आते हैं। यहाँ पे ये NCC ट्रेनिंग से रिलेटेड है। तो NCC ट्रेनिंग में आपने क्या क्या करा, कितने ड्यूरेशन का है, वो सारी आप फिल करेंगे।
अब सपोज आप एनसीसी ट्रेनिंग से हैं, सपोज यू आर फ्रॉम द एयरफोर्स विंग, ठीक है, एयर विंग से हैं आप, तो यू शुड बी नोइंग लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट वट यू डिड इन योर एनसीसी ट्रेनिंग इन एयरफोर्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो सर्टिफिकेट ऑब्टेन, सपोज यू आर हैविंग ए सी सर्टिफिकेट ओवर देयर, ठीक है, ठीक है। तो मतलब दैट स्पीक्स योर लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन, आप कितने डिटरमाइंड है टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेज, क्योंकि आपने बचपन से ही आपका सपना था कि यू वांटेड टू ज्वाइन एयरफोर्स, और यू वांटेड टू ज्वाइन नेवी, और यू वांटेड टू ज्वाइन आर्मी या फिर कोस्ट गार्ड, कुछ भी आपने ज्वाइन करा है, तो उस हिसाब से आपने ट्रेनिंग भी अपनी बचपन से ही शुरू कर दी थी, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, एनसीसी में हम बहुत छोटी उम्र से हम जानते नहीं कि वी वांट टू गो फॉर दिस, हमें पता नहीं होता कई बार, ठीक है। कई जगह में अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है एनसीसी की, हर जगह अवेलेबल भी नहीं है एनसीसी, तो कोई बात नहीं, इट्स मतलब यहाँ पे आपको थोड़ी रियायत है, बट अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेशन है, यू हैव दैट अपर एज एज फार एज योर फिजिकल इज कंसर्न, और अगर आपको पता है इन सब चीज़ों के बारे में, तो आपका इंटरव्यू में काफ़ी लंबा पोर्शन दिस पार्ट कैन टेक, ठीक है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मैंने पिछले उसमें ही बताया था, दैट इज़ पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। आपने कौन कौन से गेम्स खेले हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम अ फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल खेल लिया। सपोज मेरा पीरियड ऑफ ड्यूरेशन इज़ 5 years, 5 साल से मैं खेल रहा हूँ फुटबॉल, और आई हैव रिप्रेजेंटेड माई कॉलेज को रिप्रेजेंट करा है, देयर वी गॉट द सेकेंड प्राइज। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यू आर प्लेइंग ए फुटबॉल, दैट इज अ टीम गेम, यानी कि सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैक्टर 2 दिख रहा है, बिकॉज इट इज अ टीम गेम, ठीक है। यहाँ पे आपने 5 साल तक खेला है, यानी कि आपको बहुत सारा आपको एक्सपीरियंस है, 5 साल तक आपने खेला है, और आपने अपनी कॉलेज को भी रिप्रेजेंट करा है, ठीक है, और यहाँ पे आप सेकंड प्राइज भी जीते हैं, दैट मीन्स यू माइट बी नोइंग लॉट अबाउट फुटबॉल। तो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, ही कैन आस्क यू व्हाट आर द बेसिक रूल्स ऑफ फुटबॉल, या फिर आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द बेसिक विसल पैटर्न्स इन फुटबॉल, जो रेफरी विसल मारता है वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आर दीज आर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चन, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो यू माइट बी नोइंग ऑल दिस, ठीक है। सेकेंडली आप लिख सकते हैं टेबल टेनिस, ठीक है, आप सपोज आपने खेला है टेबल टेनिस फॉर 4 years, ठीक है, यू हैव रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी, और यू हैव वॉन फर्स्ट प्राइज, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, टेबल टेनिस इज नॉट अ फैक्टर 2 स्पोर्ट, ठीक है, टेबल टेनिस एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, पर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बट यू आर ऑलरेडी प्लेइंग फुटबॉल, तो उसमें आपको कोई संदेह नहीं होगा। अगर केवल आपने टीटी लिखा है तो ही माइट प्रूव यू वाई ओनली टीटी, वाई नॉट फुटबॉल और वॉलीबॉल और समथिंग लाइक दैट। तो टीटी एक गेम है जो कि आप लीजर टाइम में, आप बोल सकते हो कि ऑफिस में क्या बोलते हैं, वी गेट जस्ट हाफ एन आवर टाइम, तो उसमें फुटबॉल नहीं हो सकता, तो वी प्ले टेबल टेनिस टू कीप अस फिट, ठीक है। 4 साल से खेल रहा हूँ, यानी कि अपनी कॉलेज के दिनों से खेला करता हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल में मैंने रिप्रेजेंट करा है, देयर आई गॉट द फर्स्ट प्राइज, अवर टीम गॉट द फर्स्ट प्राइज, क्योंकि टेबल टेनिस में भी अब टीम इवेंट्स होने लगे हैं, कि मतलब पूरा ग्रुप जाता है, फिर एक एक करके खेलते हैं, तो फिर टीम में पॉइंट्स मिलते रहते हैं। तो इस टाइप से आप अपना वो भर सकते हैं। अब आपको पता क्या क्या होना चाहिए, सपोज एज फार एज योर फुटबॉल इज कंसर्न, आपने फुटबॉल बोला है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए 17 लॉज ऑफ फुटबॉल, ठीक है, ठीक है। मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि फुटबॉल में जैसे कि 17 लॉज होते हैं, उसी तरह आपको पता होना चाहिए कि सपोज यू हैव चूजन वॉलीबॉल, तो उसमें पता होना चाहिए कितने प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे फुटबॉल में अगर सपोज मैं बात करूँ, तो फुटबॉल में कौन से कप होते हैं, यूएफए क्लब कप, और कौन से क्लब्स हैं जो टेक पार्ट करते हैं, कौन सा वर्ल्ड कप जीता है रिसेंटली, कौन से आगे, मतलब आपको सब कुछ सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ऑलरेडी वो आपको पता होगा, बट स्टार्ट फॉलोइंग दीज गेम्स इन टीवी। आपको पता होना चाहिए फुटबॉल ग्राउंड का कितना लेंथ होता है, कितना ब्रेड्थ होता है, बॉल कितनी दूर होती है पेनल्टी शूट आउट में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कॉर्नर किक कब अवॉर्ड किया जाता है, तो ऐसी ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो जब आप ये सब रखेंगे अपने दिमाग में, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। आपको आपका जो एसेसर है वो सेटिस्फाइड होके आपको बोलेगा कि हाँ दिस गाय हैज़ वर्कड हार्ड, मतलब इसने करा है, इसने जेन्युइनली खेला है, तो उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि आप देख सकते होंगे हॉबीज़, ठीक है। हॉबीज़ प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर
SSB, ठीक है. हॉबीज, सपोज आई हैव रिटन नेट सर्फिंग इज़ माई हॉबी, ठीक है. अब नेट सर्फिंग एक बहुत अच्छी हॉबी है, ठीक है. अब आपसे आपका जो एसेसर है वो पूछ सकता है कि व्हाट डू यू सर्फ नेट. अब आप बोलेंगे सपोज आई सी यूट्यूब वीडियोज़, ठीक है. तो अगला क्वेश्चन उसको होगा व्हाट टाइप ऑफ वीडियोज़ डू यू वॉच. तो इफ़ यू से एजुकेशनल वीडियोज़, ठीक है, तो उसका अगला क्वेश्चन होगा विच टाइप ऑफ एजुकेशनल वीडियोज़. अगर आपने बोला नेशनल इंपॉर्टेंस, तो उसका अगला क्वेश्चन होगा कि नेशनल इंपॉर्टेंस में क्या, ठीक है. अब आप यहाँ पे यू आर ड्राइविंग द इंटरव्यू, तो इस तरह से आपको लिखना है कि सपोज यू आर वेरी प्रोफिशिएंट इन नेट सर्फिंग, तो आपको पता है कि हाँ यार आई वॉच यूट्यूब वीडियोज़ और उसमें मैं एजुकेशनल वीडियोज़ देखता हूँ. सपोज आई एम वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोज़ ऑफ स्टडी IQ, ठीक है. तो यहाँ पे मैं स्टडी IQ की वीडियोज़ देखता हूँ, ये आप बोलेंगे वहाँ पे बिकॉज आई एम ए नेट सर्फर, ठीक है. तो वो बोलेगा ओके, ठीक है, तो आप बताइए कि अगला क्वेश्चन उसका ऑब्वियसली एक एजुकेशनल, अगर आप वीडियो बोलते हैं तो आप बोलेंगे कि अच्छा बताइए कि रिसेंटली फ्रांस में क्या हुआ था, ठीक है. तो यू शुड बी नोइंग ऑल दोज थिंग्स, ठीक है. आपको उस चीज़ में कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा. फिर यू कैन, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी गुड हॉबीज इज़ रीडिंग नॉवेल्स और बुक्स, ठीक है, रीडिंग बुक्स, ठीक है. फिर उसका अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बुक्स, ठीक है, बुक्स कौन कौन सी. फिर आप बोलेंगे एजुकेशनल बुक्स या फिर सेल्फ हेल्प बुक्स या फिर नॉवेल्स पढ़ता हूँ फिक्शनल कैरेक्टर वाली. तो कोई भी टाइप की आप बुक्स पढ़ सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. आपकी पर्सनैलिटी जैसी है वो उसी हिसाब से डिसाइड करी जाएगी. फिर आप कह सकते हैं आई एम अ न्यूमिस्मेटिक्स, एक हॉबी होती है कॉइन कलेक्शन की, तो आप कह सकते हैं कि आई एम इनटू न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है. आप ये कह सकते हैं कि मैं न्यूमिस्मेटिक्स करता हूँ. तो आपको पता होना चाहिए, आपको बता सकने, मतलब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप बता सकते हैं कि आपने इस कंट्रीज़ के आपने सिक्के जमा करें या फिर नोट्स जमा करें या फिर करेंसी जमा करी है. तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए. तो अगर आप ये सब कुछ बता देते हैं तो हिल क्लियर यू इन दैट पोर्शन, ठीक है. फिर यहाँ पे आप देखेंगे नेम ऑफ द एक्टिविटी ग्रुप. अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, सपोज यू हैव टेकन पार्ट इन स्किट कॉम्पिटिशन, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार यू वर्कड एज ए डायरेक्टर इन दिस, आपने डायरेक्ट करा था अपने स्किट को. तो वो मेक आउट कर सकता है कि यार दिस इज़ अ टीम प्लेयर, ठीक है, इसने डायरेक्ट करा है इसको, इसमें आपने पार्टिसिपेट भी करा है, तो वो भी लिखिए. तो इससे पता चलेगा यू आर अ पार्टिसिपेटर काइंड ऑफ गाई, ठीक है. पार्टिसिपेट करा है, ठीक है, पार्टिसिपेटेड फॉर 1 मंथ, सपोज आपने 1 महीने के लिए पार्टिसिपेट करा, तो उससे पता चलता है कि हाँ यार ही हैज़ टेकन पार्ट इन, अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन ही हैज़ ऑल्सो टेकन पार्ट इन स्किट कॉम्पिटिशन. और ये सब चीज़ें, क्या पता आप फर्स्ट प्राइज़ भी जीते हो, तो शो दैट कि आपने फर्स्ट प्राइज़ जीता है, ठीक है. दूसरी चीज़, सपोज आपने कोई NGO है, NGO ज्वाइन करा है, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं यू हैव ज्वाइंड एन NGO, ठीक है, और आप पिछले 2 सालों से उसको टिल डेट आप उसको फॉलो कर रहे हैं. तो इससे भी क्या पता चलता है कि यार यू आर हैविंग ए वेरी गुड हार्ट, आप मतलब लोगों की मदद करने में विश्वास करते हो, ठीक है. और तो ये सारी चीज़ें आप अपने उसमें इंक्लूड करेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. बट हाँ, यहाँ पे आपको सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सपोज आपने स्किट को डायरेक्ट करा है, तो यू शुड बी, जब वो क्वेश्चन पूछे कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स यू फेस ड्यूरिंग योर डायरेक्शन इन स्किट, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए. NGO वाले में जब आप पूछेंगे कि व्हाट वर योर प्रॉब्लम्स, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और आपको क्या क्या, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक इंसाइटफुल बंदे को वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसने वो प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी और कितना इफेक्टिवली वो टैकल कर सकता है. तो दिस इज़ व्हाट दे आर मच मोर इंटरेस्टेड इन, ठीक है. अब जो इसका अगला पार्ट है उसमें है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हेल्ड, ठीक है, ऑफिस ऑफ हेल्ड इन NCC. जो NCC वाले हैं वो अपने NCC का एक्सपीरियंस लिख सकते हैं. बाकी जो स्कूल में जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है या फिर गेम्स एंड स्पोर्ट में, सपोज कोई कैप्टन रहा है, ठीक है, सपोज कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम इन इज कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम इन, ठीक है, कैप्टन रहा है फुटबॉल टीम में, ठीक है, कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम स्कूल में या फिर कॉलेज में कहीं भी रहा है, ठीक है, तो वो लिख सकता है कि यार ही हैज़ बीन अ कैप्टन, ठीक है. या फिर कोई दूसरा बंदा है जो मॉनिटर रहा है, ठीक है, या फिर कोई तीसरा बंदा है जो कि कैंपस एम्बेसडर रहा है या फिर इंटर्न रहा है कहीं पे. तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो. ये आपके बताता है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ कितनी अच्छी हैं, आपने रिस्पॉन्सिबल कुछ ऑफिसेज हेल्ड करें. और हाँ, यहाँ पे आपको फिर से पता होना चाहिए सब कुछ कि आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, ठीक है, आप कैसे. अब यहाँ पे क्योंकि सपोज यू आर ए कोऑर्डिनेटर ऑफ सम इवेंट, ठीक है, तो वो पूछ सकता है सपोज यू आर मेड अ कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस एंड दिस इवेंट विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन योर ऑफिस और इन योर स्कूल और इन योर कॉलेज, तो हाउ वुड यू ऑर्गेनाइज दैट, ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं.
अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रखा है आपसे नेचर ऑफ कमीशन। सपोज यू आर फॉर द परमानेंट कमीशन, तो क्वेश्चन कैन कम कि वाई परमानेंट कमीशन, वाई नॉट एसएससी। तो ये सब आपको, यू शुड बी इन द पोजिशन टू आंसर दीज क्वेश्चन, ठीक है। चॉइस ऑफ सर्विस, वाई आर्मी नॉट नेवी नॉट एयरफोर्स। तो आपको ये सारी आंसर्स पता होने चाहिए कि वाई आर यू ऑप्टिंग फॉर आर्मी ओनली, ठीक है। व्हाट इज दैट विच मोटिवेट्स यू टू जॉइन आर्मी एंड नॉट नेवी एंड एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड फॉर दैट मैटर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सपोज आपने यू हैव अवेल्ड अराउंड 4 चांसेस, तो दैट शोज योर लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन कि आप 3 बार 4 बार हार चुके हैं, पर फिर भी यू आर कमिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई वर यू नॉट एबल टू मेक इन प्रीवियस अटेम्प्ट्स, कैसे क्यों नहीं कर पाए थे। तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आंसर दीज क्वेश्चंस ऑल्सो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए एज फार एज PIQ फॉर्म इज कंसर्न। और इसी PIQ फॉर्म के बेसिस पे मैंने आपको देखिए कितने सारे क्वेश्चंस पूछ दिए। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने दिमाग पर रखनी है। दोबारा से 2-3 बार इस वीडियो को देखिए, तो ताकि आपको पता चल पाए कि क्या क्या छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें जो कि आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। और वो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। तो कुछ भी भरने से पहले अपने दिमाग में रखो कि क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मेरे से एसेसर पूछ सकता है। तो उस तरह से क्या होगा, आपको पता चल पाएगा कि आई हैव टू स्पीक दिस, ठीक है, ये मेरा प्लस पॉइंट है तो मैं ये बोलूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फंस सकता हूँ, मतलब फंसने वाला काम करना ही क्यों है। इफ़ यू आर नॉट फेकिंग इट, ठीक है, तो फंसने वाला काम है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे PIQ भरते हैं। देखिए जेंटलमैन, मैंने आज से एक नई स्ट्रैटेजी स्टार्ट करी है। आज से क्या मतलब, मैं कुछ वीडियोस में अपने एंड में थोड़ा मोटिवेशनल मटेरियल डालूंगा ताकि आप हाईली मोटिवेट होकर रहें। क्योंकि आज जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे, उसके बाद जब आप ये पढ़ेंगे इन लाइंस को, ठीक है, यू विल फील मोटिवेटेड। देखिए SSB एक ऐसा प्रोसेस है, या फिर नॉट ओनली SSB, आर्म फोर्सेज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो मतलब इट इज़ मोर देन अ जॉब, इट इज़ सर्विस टू द नेशन, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी है कि हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। इट इज़ अ वॉलंटियर सर्विस एंड वी आर डेडिकेटिंग आवर लाइव्स टू द मदरलैंड, ठीक है। तो जब आपके अंदर मोटिवेशन होगा तो यू विल ऑटोमेटिकली परफॉर्म, ठीक है। तो हमेशा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डेली आप मोटिवेटेड होकर रहें कि यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, एंड दैट डे विल श्योरली कम जब आप रिकमेंड होकर बाहर आएंगे और यू विल बी ज्वाइनिंग आवर प्रेस्टिजियस डिफेंस फोर्सेस। सो फॉर टुडे थैंक यू। आप ये वीडियो को देखिए दोबारा से और एनालाइज कीजिए व्हाट आर प्रोज एंड कॉन्स इन यू, और कैसे आप उनको प्रोजेक्ट कर सकते हैं इन अ बेटर वे। थैंक यू।